हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर की एक नई सीरीज। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डेली इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को। तो आज की डेट है 24 जुलाई 2020। शुरुआत करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज से। तो आज की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है, इट इज रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मणिपुर में एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है अंडर जल जीवन मिशन, इसी कारण ये न्यूज में आ गया है। जल जीवन मिशन है क्या? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक हाईली एम्बिशियस स्कीम है। इस स्कीम के अंडर हर व्यक्ति को हर रोज 55 लीटर वाटर प्रोवाइड कराना है बाय द एंड ऑफ 2024। मतलब कि बाय द एंड ऑफ 2024 हर व्यक्ति को हर घर में 55 लीटर पानी मुहैया कराया जाएगा, ताकि जो उसकी बेसिक जरूरतें हैं पानी से रिलेटेड वो पूरी हो सकें। अब इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहती है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला जो है कि वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप सभी को पता होगा क्या होता है कि घर की छतों के ऊपर इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया जाता है। इस प्रकार से कुछ इंस्टॉल किया जाता है तो जो बारिश का पानी होता है, जब बारिश आती है, जो वाटर स्टोर होता है छतों पर, उस वाटर को सीधे पाइपलाइन के थ्रू जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है। जमीन के नीचे एक स्टोरेज होता है, फिर जब भी उस व्यक्ति को पानी की कभी जरूरत पड़ती है तो वो स्टोरेज से वाटर को यूज कर सकता है। तो इस प्रकार के कोई इंस्टॉलेशन किए जाएंगे। वाटर लेवल को रिचार्ज किया जाएगा। जो ग्राउंड वाटर लेवल है कई सारे एरियाज में और खासकर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो ग्राउंड वाटर की समस्या काफी ज्यादा है, पानी एकदम नीचे चला गया, बहुत नीचे। उस वाटर को रिचार्ज किया जाएगा, ग्राउंड वाटर को दोबारा से भरा जाएगा ताकि उसका यूज किया जा सके, और जो वेस्ट वाटर है उसको दोबारा से रीयूज किया जा सके। जो भी हमारे सीवेज के द्वारा जो वाटर निकाला जाता है, तो ऐसे फिल्ट्रेशन यूनिट बनाई जाएंगी। उन फिल्ट्रेशन यूनिट में वाटर को फिल्टर किया जा सकेगा ताकि उसको दोबारा रीयूज किया जा सके। भले पीने के लिए नहीं, लेकिन कुछ अदर पर्पसेस के लिए वाटर को यूज किया जा सकता है। तो ये था जल जीवन मिशन के बारे में। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है जो आपको याद रखना है, वो है इसकी फंडिंग पैटर्न से रिलेटेड। ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, यानी कि पूरा पैसा सेंटर नहीं देगा। कुछ शेयर जो है स्टेट के बीच में भी डिवाइड होगा। अब वो अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग शेयर बनाया गया है कि कितना सेंटर देगा और कितना स्टेट देगा। तो जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर सेंटर का जो शेयर होगा वो 90% होगा और जो स्टेट का शेयर होगा वो 10% होगा। यानी कि 90% जो पैसा होगा, जो भी कॉस्ट आएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहेगा। इसके अलावा जो बाकी स्टेट है वहां पर 50-50% शेयर रहेगा दोनों का। यानी कि 50% जो पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। इससे अलावा जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे 100% जो भी खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये था जल जीवन मिशन के बारे में। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इट इज रिगार्डिंग इंडिया आइडिया समिट 2020। तो रिसेंटली क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये इस सीरीज की 45th एनुअल मीटिंग थी। ये जो समिट है वो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में कंडक्ट होती है, और इस साल की जो थीम थी, इट इज बिल्डिंग द बेटर फ्यूचर, यानी कि आफ्टर कोरोना टाइम्स किस प्रकार से पूरी दुनिया को प्रोसीड करना और इंडिया और यूएसए के रिलेशन किस प्रकार से होंगे, उसके बारे में इन सब ने इसमें डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इट इज रिगार्डिंग नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। क्या होता है, हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है, इस डेट की सिग्निफिकेंस क्या है? तो हुआ क्या है, 1927 में इंडिया में पहला ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को बनाया गया था, जो कि बॉम्बे स्टेशन था। और इसको जो ब्रॉडकास्ट करने वाली जो कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो पहली बार 23 जुलाई 1927 में रेडियो की शुरुआत की गई थी। रेडियो जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम बात करें न्यूज और अदर जो भी टेलीकास्ट होते हैं उनको प्रोवाइड कर, ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा ऑडियंस जो है वो रेडियो से ही जुड़ी हुई है। आज भी जो न्यूज वगैरह होती है उन गाँव में जहां पर और कोई सुविधा नहीं है, वो रेडियो के थ्रू ही पहुंचती है। आगे चल के क्या हुआ था, 8 जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग ऑल इंडिया रेडियो बन गया था, जो कि आज भी प्रचलित है।
तो ये था ब्रॉडकास्टिंग डे से रिलेटेड। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इट इज़ रिगार्डिंग चाटोग्राम पोर्ट। चाटोग्राम पोर्ट हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली हमने इंडिया के कोलकाता पोर्ट से एक कार्गो शिप को भेजा था जो कि बांग्लादेश होती हुई कहाँ जाएगी, अगरतला। अगरतला कहाँ पर है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर एक कार्गो शिप पहुंच चुकी है। तो जो बांग्लादेश का चाटोग्राम पोर्ट है वहां से ये शिप होती हुई डायरेक्ट यहां पहुंच गई। इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपको पता होगा, एक चिकन नेक है यहाँ पर जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को इंडिया से ज्वाइन करता है। अगर आगे चल के किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, चाइना के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चाइना अगर इस चिकन नेक को ब्लॉक कर देता है, हमारा जो कनेक्शन है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ कट कर देता है, तो इंडिया कुछ अलग दूसरे रास्ते ढूंढ रहा है जिसके थ्रू हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ कनेक्टिविटी मेंटेन कर पाए। तो उसी की सीरीज में ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो पहली शिप जो है, पहली कार्गो शिप यहां पर पहुंच चुकी है अगरतला थ्रू चट्टग्राम पोर्ट से होते हुए। चट्टग्राम जो पोर्ट है ये जो है एक पोर्ट ऑफ कॉल है। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेशन होता है जहां पर शिप अनलोडिंग और उनकी अपलोडिंग की जा सके। अगर उसमें से कुछ सामान वगैरह उतारना है या कुछ चढ़ाना है या फिर उनको फ्यूल वगैरह या कोई और अगर सप्लाइजेस की जरूरत है, वहां पे जाके शिप्स रुक सकती हैं, कार्गो शिप्स वगैरह वहां जाकर रुक सकती हैं। तो चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है इट इज रिगार्डिंग राइज इनिशिएटिव। राइज इनिशिएटिव क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है इट्स रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, इन शॉर्ट रेस। ये एक नेशनल प्रोग्राम है ताकि जो इंडोर एयर क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके। कैसे इंप्रूव किया जाना है कि जो आगे चल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए वो कुछ इस प्रकार से किया जाए ताकि वहां पे नेचुरली एयर का जो रूम के अंदर एयर का जो सप्लाई है वो इजीली अच्छी तरह से हो सके और अच्छी एयर क्वालिटी इंडोर मेंटेन हो सके। हमें एसी की ज्यादा जरूरत ना पड़े या फिर अदर से कोई कूलिंग एजेंट्स की जरूरत ना पड़े। नेचुरली हम कुछ इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। कैसे होता है आप सभी को पता है कि जैसे कि अगर हम हमारी घर की छतों के ऊपर व्हाइट पेंट कर देते हैं तो वो व्हाइट पेंट क्या करता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन से आने वाले जो यूवी रेज उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इतनी ज्यादा हीटिंग नहीं होती है, उतनी ज्यादा गर्म नहीं होता है रूम। इस प्रकार के कुछ डेवलपमेंट किया जाए, इस प्रकार से कुछ अलग अलग घरों की डेवलपमेंट किया जा सके ताकि एयर क्वालिटी अच्छी रहे। इसको लॉन्च किया गया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा। ये जो सर्विस लिमिटेड एजेंसी है ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर चला रहा है इनडायरेक्टली। इसमें इंडिया का एक पार्टनर है, काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी है, यूएसए की एजेंसी है, यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूएसएआईडी जो है वो इंडिया को पार्टनर है इस इनिशिएटिव को बढ़ाने में, और अंडर मैत्री प्रोग्राम ये पूरा इनिशिएटिव चल रहा है। हम थोड़ा मैत्री प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैत्री प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है, द मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये इंडिया और यूएसए की एक बायलैटरल पार्टनरशिप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, जो हमारी हमने पहले डिस्कस किया इससे पहले, जो हमारी एजेंसी है एनर्जी एफिशिएंसी एंड सर्विस लिमिटेड, वही इस प्रोग्राम को भी चला रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस प्रोग्राम को रन कर रहा है और इसमें कुछ इस प्रकार की बिल्डिंग्स बनानी है, कॉस्ट एफिशिएंस एनर्जी एफिशिएंसी ताकि बढ़ाई जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कुछ इस प्रकार से रूम बनाने हैं ताकि उनके आसपास व्हाइट पेंट कर दिया जाए बिल्डिंग में या छतों पर, ताकि हीट जो है इतनी ज्यादा जनरेट ना हो, इतना ज्यादा गर्म लोगों को ना लगे। इस प्रकार से कुछ इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, बिल्डिंगों को इस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है इट इज रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये न्यूज में क्यों आया है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस एक्ट को जो कि 2019 में पास किया था उसको इन फोर्स में ला दिया है। ये जो एक्ट है ये रिप्लेस करेगा ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि काफी पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, उसको रिप्लेस करके नया एक्ट अब लागू हो गया है। इस एक्ट के हम कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। तो इस सबसे पहले इस एक्ट में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाया जाएगा। इस अथॉरिटी का मेन काम क्या होगा, तो जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड कंज्यूमर के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम इस एजेंसी का रहेगा।
ये क्या करेगी, प्रमोट करेगी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो पूरी प्रोविजन है उनकी जानकारी लोगों तक पहुंच सके, उनके जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और इस पूरे के पूरे एक्ट को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करा जा सके, इन्फोर्स किया जा सके, उससे रिलेटेड ये एजेंसी काम करेगी। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इट इज रिगार्डिंग, इसी का प्रोविजन है रूल ऑन ई कॉमर्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी कि पहले 1986 में जो एक्ट आया था उसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं थी, कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था ई कॉमर्स का। लेकिन अब तो पूरा का पूरा ही पैटर्न चेंज हो चुका है, ई कॉमर्स काफी पॉपुलर हो चुका है, अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह काफी ज्यादा चलन में है। इसी से रिलेटेड इसमें प्रोविजन को ऐड किया गया है ताकि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं अगर वो कंज्यूमर के साथ कोई भी गलत कर रही हैं तो उन्हें भी इस एक्ट के अंदर लाया जा सके और उन्हें भी पनिश किया जा सके। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी। यानी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट से आपको कोई हार्म हो जाता है तो उसकी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रोडक्ट को बेचने वाले की होगी। उसका जो मैन्युफैक्चर होगा, जो उसको बना रहा है, उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर आपको कोई भी हार्म होता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अगला जो प्रोविजन है, इट इज मीडिएशन। यानी कि इस एक्ट में अब दो पार्टीज आपस में मीडिएट कर सकती हैं। अगर एक कंज्यूमर है और एक सर्विस प्रोवाइडर है, अगर इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो ये दोनों आपस में मीडिएट कर सकती हैं। और अगर मीडिएशन के बाद आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप फिर उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है, मीडिएशन आपको प्रॉपर तरीके से करना है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए आगे चल के, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट फिर कोई पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मीडिएशन से आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसका वो हम डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से। इसी में एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो कि होगी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इस कमीशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर बनाया जाएगा। ठीक है, यहां पे आप जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की डिस्कशन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया।